हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नसीब का पार्ट 9 लेकर आई हूँ। बड़ी भाभी ने सिया की सासू माँ से फ़ोन पर बात की कि सिया को आने दीजिए, तो विहान की माँ ने कहा आकर ले जाओ अपनी ननंद को और फिर वापस मत भेजना, तलाक का इंतज़ार करना। भाभी ने बगैर कुछ बोले फ़ोन रख दिया और उसी रात सिया के पापा को होश आ गया। वो अपनी प्यारी बेटी को देखना चाहते थे। उन्होंने सिया की माँ को देखा और उनकी लड़खड़ाती सी जुबान से आवाज़ निकली, सिया। और जवाब में सिया की माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर अपनी प्यारी बेटी को देखे बगैर ही उनकी सांसें रुक गई। उनकी आंखें अभी तक खुली थी, सिया को देखने की हसरत लिए हुए। बड़े भैया ने आगे बढ़कर उनकी आंखों पर हाथ रखकर बंद कर दिया। सबकी आंखें भर आई। सिया के ससुराल में फ़ोन करके बता दिया गया था और फिर अर्थी के आखिरी सफ़र में सब लग गए, पर सिया अभी तक नहीं आई थी। बड़ी भाभी ने फिर से फ़ोन किया तो विहान की माँ ने सीधा मना कर दिया कि विहान की इजाज़त के बगैर सिया को नहीं भेजेगी। क्या पिता की मौत पर भी विहान की इजाज़त की ज़रूरत है? पर उधर से फ़ोन कट गया था। भाभी ने बड़े भैया को सब बताया तो गुस्से में उनका खून खोल उठा। उन्होंने गाड़ी निकाली और तेज चलाते हुए सिया के ससुराल पहुँचे। इतनी बड़ी खबर सिया के ससुर जी को पता ही नहीं थी। उन्होंने सिया का हाथ पकड़ा। चलो सिया। भैया, पापा ठीक तो है ना? हाँ, तुम परी को लो और मेरे साथ चलो, देर हो रही है। मैं मम्मी जी से इजाज़त तो ले लूँ? कोई ज़रूरत नहीं किसी से इजाज़त लेने की, वो इतनी ज़ोर से बोले कि सिया एकदम चौंक गई। उनके चेहरे पर गम की मायूसी के साथ गुस्सा भरा था। सिया की सास उनकी तेज आवाज़ सुनकर बाहर आ गई थी, पर उनके चेहरे को देखकर वह कुछ भी नहीं बोल पाई। जब सिया वहां पहुंची तो एक कोहराम मच गया। उस दिन मौत ही उन्हें बेटी के घर ले गई थी। सिया जो उनके दिल का टुकड़ा थी, उसे इस हाल में कैसे देखते? यह तो उनके बर्दाश्त से बाहर था कि जो बेटी कितनी मिन्नतों के बाद पैदा हुई थी और जिसे बेटों से अधिक चाह था, शादी के बाद उस पर कितनी मुश्किलें आई थी, वह कितनी परेशानियां झेल रही थी। काश वो सारी बातें ना सुनते तो आज उनकी ज़िंदगी खत्म ना होती। सिया अपने पिता को पकड़कर रो पड़ी। सबने बड़ी मुश्किल से उसे हटाया और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। और जब बहुत देर बाद उसे होश आया तो उसका मन उसे धिक्कार रहा था कि वह अपने पिता की मौत की जिम्मेदार थी। काश पापा परी को इतना प्यार ना करते तो उससे मिलने ना आते बार बार, जबकि वह जब भी आते थे तो कोई भी उनकी इज्जत नहीं करता था। विहान की माँ अपने कमरे में चली जाती और नंदे कभी सामने पड़ भी जाती तो हाथ जोड़कर अपने कमरे में जा घुसती। सिया तो उनके पास बैठ ही नहीं पाती थी। उनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करती और वो कुछ देर परी के साथ खेलकर चले जाते। काश सिया भी किसी की परवाह न करती, किसी से इतना ना डरती तो ऐसा कभी ना होता। उसी दिन विहान भी पहुँचे, पर सब इतना दुखी थे कि किसी ने उनसे बात नहीं की और सिया को तो ना अपना होश था और ना ही परी का। विहान कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आए थे। सिया के ससुर और नंदे भी आई थी, पर अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं रहा था। सिया के पापा, जो कभी अधिक बीमार भी नहीं हुए थे, एक खुश मिजाज और सेहतमंद इंसान थे, वो चले गए थे अपने शरीर का साथ छोड़कर। काश उस दिन विहान उसे अपने साथ दिल्ली लेकर चले जाते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। शायद सब उसे दिलासा देते। होनी को यही मंजूर था, अपने दिल पर कोई बोझ मत रखो, यह तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, किस्मत कोई नहीं टाल सकता। सिया ने विहान के साथ अपने ससुराल जाने से मना कर दिया। अगर आप मुझे दिल्ली नहीं ले जा सकते तो फिर मैं यहीं ठीक हूँ। विहान को सारी बातें पता चल गई थी। वो खामोशी से सब सुनते रहे और फिर उठकर चले गए। सिया की मम्मी परेशान हो गई कि बिना कुछ बोले क्यों चले गए, कहीं बुरा ना मान गए हो। चले गए तो चले गए,
मैं अब उस घर में नहीं रहना चाहती जहाँ मेरे पिता के कातिल रहते हों। उसी रात दिल्ली से विहान का फ़ोन आया कि वो उसे अपने साथ दिल्ली लेकर चलेंगे। सिया तैयार रहे और ससुराल जाकर सामान पैक कर ले, मगर सिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने ससुराल जाए। फिर जब विहान आए तो वह उनके साथ ही अपने ससुराल गई। सिया को लगा कि वह इतने बड़े दुख से गुजरी है, विहान की माँ कुछ तो पसीजेगी। मगर जब विहान ने सामान पैक करना शुरू किया तो उन्होंने बावेल मचा दिया। इस घर से कुछ नहीं ले जाने दूंगी मैं। इतना शौक है दिल्ली जाकर रहने का तो वहीं जाकर सब कुछ खरीदना। और सिया अपने दहेज के सामान पर भी अपना हक नहीं ले सकी। विहान ने कुछ कहने की कोशिश की तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया, अगर तुम सामान उठाकर ले जाओगे तो बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। और उनकी यह निराली दलील किसी की समझ में नहीं आई। सिया समझती थी कि उसके ससुर बेचारे बहुत बेबस थे। मजबूरी में कुछ कपड़े और ज़रूरत का सामान ही पैक कर सकी सिया ने नहीं कहा कि उसे मायके जाना है, मगर विहान फिर भी उसे मिलाने लेकर चले गए। और सबको इस बात का जरा सुकून हुआ कि अब सिया अपने पति के साथ रहेगी। दिल्ली तक का सफ़र खामोशी में ही तय हुआ। परी भी सोती ही रही। एक जगह कार रोककर उन्होंने चाय पी और फिर सफ़र शुरू हो गया। और एक सफ़र सिया के भीतर भी शुरू हुआ, दुखों का सफ़र। सोच रही थी कि अगर परी ना होती तो क्या होता। उसी की वजह से तो वो जीने की कोशिश कर रही थी। अब अगर विहान पूरी तरह बदल जाए, उसे सारी खुशियां दे, तब भी कोई यकीन नहीं करेगा। वो सिया और उसके मायके में सबका विश्वास खो चुकी थी। सफ़र कैसे पूरा हुआ यह तो उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि जो सफ़र उसके भीतर चल रहा था वो बहुत तकलीफ देह था। और अब इस सफ़र के बाद नया सफ़र सामने था। नए रास्तों से वह बिल्कुल बेखबर थी। पता नहीं अब क्या होगा। अजनबी शहर, अजनबी लोग। विहान को घर अच्छा मिला था। 3 बेडरूम का घर था। छोटा सा लॉन भी था जिसमें लगे फूलों के पौधों से खुशबू आ रही थी। चूँकि काम तो खुद ही करना था, इसलिए सिया ने सबसे पहले किचन देखा। अभी गाड़ी से सारा सामान उतरा भी नहीं था कि विहान ने अपने घर फ़ोन मिलाया और मम्मी जी ने उसे वहीं से समझा रही थी। सिया ने कुछ सुना तो नहीं, पर विहान के बदले हुए तेवर देखकर वह समझ गई कि उन्होंने क्या कहा होगा। क्योंकि विहान ने एकदम सर्द लहजे में कहा, यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है, सारा काम तुम्हें खुद ही करना होगा। तो ये कौन सी बड़ी बात है, वहाँ भी तो सारे काम मैं ही करती थी। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अच्छा, ज़्यादा फालतू मत बोलो। परी को सुलाकर कुछ खाने के लिए बना लो। क्या घर में सामान है? हाँ, किचन में रखा है। चूँकि घर में कोई फर्नीचर नहीं था, इसलिए सिया ने ज़मीन पर बिस्तर लगा दिया और परी को सुलाकर किचन की अलमारियों को चेक किया। उसने आटा गूंथकर रोटी और सब्जी बनाई। विहान खाना खाकर आराम से सो गए, जबकि सिया को नींद नहीं आ रही थी। पिछली सारी बातें उसकी आंखों के आगे आ रही थी और उसकी आंखों से आंसू अपने आप ही गिर रहे थे। पूरा घर खाली खाली लग रहा था। दरवाजे और खिड़कियों पर पर्दे भी नहीं थे। घर कैसा खाली खाली सा लग रहा था, और उससे भी ज़्यादा खालीपन सिया के अंदर था। उसने सोचा, इस घर का खालीपन तो एक दिन दूर हो जाएगा। बाजार से सारा सामान आ जाएगा, बेड, सोफ़ा, पर्दे लग जाएंगे, मगर उसके भीतर का खालीपन कैसे भरेगा। विहान सुबह ऑफिस चले गए तो उसकी पड़ोसन आ गई। बहुत प्यारी औरत थी। उम्र में सिया से 5-6 साल बड़ी होगी। बहुत अच्छे तरीके से साड़ी बांधी थी उसने। उसके खूबसूरत चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। मैं मिसेस शर्मा हूँ, आपके साथ वाले घर में रहती हूँ। विहान भाई से मुलाकात हो चुकी है। मैंने ही उन्हें कहा था कि वह आपको जल्दी से यहाँ ले आएं। पिछले दिनों आपके पापा की डेथ हो गई थी, विहान भाई ने बताया था। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन
मैं इस तरह की बातें करके आपका दुख बढ़ाना नहीं चाहती। भगवान आपको सब्र और हिम्मत दे। ओहो, तब से मैं ही बोल रही हूँ, आप भी तो कुछ बोलिए। आपका नाम क्या है? सिया। सिया, आपकी बेटी तो बड़ी प्यारी है। मैं यह कहने आई थी कि आज आपको बहुत काम होंगे, तो दोपहर का खाना आप मत बनाना, मैं भिजवा दूंगी। आप क्यों तकलीफ़ कर रही हैं? घर में सारा सामान है, मैं बना लूँगी। अरे, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? यह तो मेरा फ़र्ज़ है। अच्छा, आपका बहुत धन्यवाद मिसेस शर्मा। मेरा नाम नीति है, आप मुझे नीति दीदी कह सकती हैं। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए अगला भाग ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।